हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए सीपीसी पर एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये पिछली परीक्षाओं में हर स्टेट में लगातार पूछे जा चुके एमसीक्यूज़ हैं। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको और भी लेटेस्ट वीडियो जो लेकर आऊँ उसका अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पूर्व न्याय का सिद्धांत। पूर्व न्याय का सिद्धांत क्या है, किस पर लागू होता है ये? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वाद एवं निष्पादन कार्यवाही दोनों पर लागू होता है। पूर्व न्याय का सिद्धांत यानी कि रेस जुडिकेटा जो है वाद एवं निष्पादन कार्यवाही दोनों पर लागू होता है। देखिए ये कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाद पत्र एवं लिखित कथन के साथ उन दस्तावेजों को पेश किया जाना अपेक्षित है जिनका सहारा पक्षकार लेना चाहते हैं। ऐसा दस्तावेज कब तक पेश कर दिए जाने चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाद पत्र एवं लिखित कथन के साथ ही पेश कर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित ऐतिहासिक फैसलों में से किसका संबंध रिट पिटीशन से रेस जुडिकेटा के लागू होने से है? तो जो वाद है दरियाओ बनाम यूपी सरकार का जो वाद है, इसका संबंध जो है ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इसका संबंध रिट पिटीशन में रेस जुडिकेटा के लागू होने को लेकर है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता दिलाएंगे। सीपीसी के आप के और भी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो मैं आगे भी लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। इसके अलावा मेरे चैनल पे जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, करंट अफेयर्स, जीके के भी ढेरों वीडियोस पड़े हैं। आप उनको देखकर अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। तैयारी करना चाहें उनसे आप करके आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में ज़रूर मदद करेगी। चलिए हम अब अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्राण न्याय से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, सत्याचरण बनाम देवराजन का वाद जो है वो प्राण न्याय के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ अपने हक के आधार पर भूमि के कब्जे के लिए बा के विरुद्ध वाद लाता है, वाद में डिक्री हो जाती है। बा ने यह अभिवचन नहीं किया कि उसने जो सुधार किए थे उनके लिए उसको प्रतिकर मिलना चाहिए। अब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, वाद संसिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट केस बेस भी एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जो इससे कि आपके जो केसेस हैं, लीडिंग केसेस या जो करंट केसेस हैं वो भी आपके कवर होंगे। तो सह प्रतिवादी गणों के मध्य प्राण न्याय के नियम को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शर्त का पालन होना चाहिए? तो ऑप्शन सी, प्रतिवादी गणों के बीच उठे प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन बी, पूर्ववर्ती वाद किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो। ये जो है ये आवश्यक शर्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया गया समझा जाएगा। ये प्रावधान किस धारा में निहित है? तो ये धारा 11 स्पष्टीकरण 5 में ये प्रावधान दिया गया है। धारा 11 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इसके स्पष्टीकरण भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बियर एक्ट में खास तरीके से ज़रूर देख लें सारे स्पष्टीकरण के साथ। आ अपने हक के आधार पर भूमि के कब्जे के लिए बा के विरुद्ध वाद लाता है, वाद में डिक्री हो जाती है,
बा ने यह अभिव्यक्त नहीं किया कि उसने जो सुधार किए थे उनके लिए उसको प्रतिकर मिलना चाहिए, अब वाद संस्थित नहीं कर सकता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, क्योंकि इस पर प्राण न्याय लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित ऐतिहासिक फैसलों में से किसका संबंध रिट पिटीशन के रेस जुडिकेटा के लागू होने से है? तो इसका संबंध ऑप्शन बी है, दरियाओं बनाम यूपी सरकार। इस क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं, ये इससे संबंधित है वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण न्याय के उपबंध किसी डिग्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को भी लागू होंगे? तो क्या है? ऑप्शन ए कथन सही है, ये कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 11 में अंतर्विष्ट पूर्ण न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित सूत्र पर आधारित है। किस सूत्र पर आधारित है? नेमो डेबिट ब्लेस वेक्सरी प्रो उनो ईडेम कॉजा, और दूसरा सूत्र क्या है? इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिश लेटियम, यानी कि जो पब्लिक का हित है वो सर्वोपरि है। ये दोनों ही मैक्सिम पर बेस्ड है प्राण न्याय का सिद्धांत। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद पूर्ण न्याय पर नहीं है? तो जो 3 वाद हैं ए, सी और डी, ये तीनों ही पूर्ण न्याय पर हैं, और छज्जू राम बनाम नेकी का वाद जो है वो पूर्ण न्याय पर नहीं है। तो ये देख सकते हैं पूर्ण न्याय पर कौन से 3 वाद हैं? डचेस ऑफ किंगस्टन का वाद, और मुन्नी बीवी बनाम त्रिलोकनाथ का वाद, और बायरम पेस्टनजी करीवाला बनाम भारत संघ। ये तीनों के तीनों रेस जुडिकेटा पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शर्तों में से एक शर्त संहिता की धारा 10 के अंतर्गत वाद स्थगित करने के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सी आवश्यक नहीं है? ऑप्शन सी सही है, दोनों दावे एक ही कोर्ट में विचाराधीन हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस न्यायालय में विचाराधीन है मैटर, ठीक है, भारत के किसी भी न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस पर रेस जुडिकेटा लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 उस हालात में लागू नहीं होती जब पूर्ववाद, ऑप्शन बी, किसी विदेशी न्यायालय में लंबित हो। ठीक है, अगर भारत के किसी न्यायालय में लंबित है तब तो पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, लेकिन अगर भारत से बाहर किसी विदेशी न्यायालय में है तो ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीन विषय रेस सब जुडिस शब्दावली से क्या अभिप्रेत है? तो इसका ऑप्शन ए, वाद का रोक दिया जाना, इससे अभिप्रेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 217 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोक अधिकारी नहीं है? तो ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत का सरपंच जो है वो लोक अधिकारी नहीं है। ये एक सीआरपीसी का प्रश्न आ गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रक्रिया का नहीं है? तो ऑप्शन सी, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित वाद जो है वो सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। बाकी के तीनों ही वाद जो हैं, पूजा का अधिकार, विवाह विच्छेद के लिए वाद और भाटक के लिए वाद, ये तीनों ही सिविल प्रकृति के वाद हैं। कौन सा वाद सिविल प्रकृति का है और कौन सा नहीं है, ये अक्सर ही पूछा जाता है, इसलिए आप इस पॉइंट के ऊपर भी अच्छे से अपनी बुक में देख लेंगे, बेरेक्ट में देख लेंगे कि कौन से वाद सिविल प्रकृति के हैं और कौन से नहीं हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे बेल आइकन दबाए मत जाइएगा, क्योंकि ये आपका सब्सक्रिप्शन आपको सक्सेस दिला सकता है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर अच्छी अच्छी वीडियोस जो कि एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होती हैं लाती रहती हूँ। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए, ये प्राण न्याय या रेस जुडिकेटा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में प्रदत्त विचाराधीन वाद का नियम जो है, ऑप्शन ए, पश्चातवर्ती वाद के विचारण को रोकता है। ठीक है, जो धारा 10 है वो भी इम्पॉर्टेंट है धारा 11 के साथ ही। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रकृति का वाद नहीं है? तो एक जातीय भोज के निमंत्रण में उसी जाति के सदस्य को अलग रखने पर उसके द्वारा प्रस्तुत वाद जो है वो
सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। बाकी के तीनों यानी कि एक वाद जिसमें संपत्ति संबंधी अधिकार है, ये भी सिविल प्रकृति का वाद है। एक वाद जिसमें किसी पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है, ये भी सिविल प्रकृति का वाद है। और ऑप्शन डी जो है, जाति के सदस्यों को जाति से निष्कासित करने का उसके द्वारा प्रस्तुत वाद भी सिविल प्रकृति का वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस उपबंध में अंतःकालीन लाभों को परिभाषित किया गया है? तो धारा 212 में अंतःकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सारे ही क्वेश्चंस मैं उन्हीं पॉइंट्स पर लेकर आई हूँ जो कि परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। मैं और भी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लाऊंगी जिससे मैं थोड़े थोड़े आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कराती चलूँ। आप भी अपने आप को चेक कीजिए कि ये मेरे लगभग 50 प्रश्न हैं, 50 में से आप अपने आप कितने सही कर पाते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी आदेश को परिभाषित करती है? तो ऑप्शन सी धारा 214 जो है वो आदेश को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? तो ऑप्शन बी केवल धार्मिक अधिकारों को अंतर्गत करने वाला वाद जो है वो सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। यहाँ पे केवल शब्द पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा ये तीनों जो है ये सिविल प्रकृति के वाद हैं, यानी कि पूजा से संबंधित अधिकारों के लिए वाद, भाटक के लिए वाद और वंशागत पद के अधिकारों वाला वाद, ये तीनों के तीनों ही सिविल प्रकृति के वाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? तो ऑप्शन सी स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की वसूली के लिए वाद जो है वो दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। उसके अलावा संपत्ति संबंधी अधिकार से संबंधित वाद, भाटक के लिए वाद और सेवा से बर्खास्तगी यानी कि रेजिग्नेशन से हटाने के विरुद्ध वाद जो है ये सिविल प्रकृति का वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय का अर्थ है। निर्णय का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन डी डिक्री एवं आदेश के आधारों पर न्यायालय के द्वारा दिया गया संकथन जो है वो निर्णय कहलाता है। निर्णय क्या होता है? जो कि डिक्री एवं आदेश के आधार जो बताए गए होते हैं उस पर जो न्यायालय कहता है वो निर्णय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा संबंधी उपबंध का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन बी धारा 9 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कोर्ट की धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है? तो धारा 6 इसका सही उत्तर है। कोर्ट की धन संबंधी अधिकारिता जो है वो धारा 6 में दी गई है। धारा 6 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? तो ऑप्शन सी वाद से संबद्ध केवल गरिमा बचाने के लिए जो वाद होता है, पद से संबद्ध केवल गरिमा बचाने के लिए जो वाद होता है वो सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। बाकी तीनों ही यानी कि धार्मिक पद के लिए वाद और सेवा अभिलेख में जन्म तिथि सुधार के लिए वाद और पूजा करने के अधिकार की घोषणा के लिए वाद, ये तीनों के तीनों ही सिविल प्रकृति के वाद हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो लगातार अच्छा लग रहा है तो इसको मेरे चैनल पे अगर अभी तक नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मेरी जो 95% ऑडियंस ऐसी है जो लगातार मेरे वीडियोस देख रही है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही है। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, हम लोग को हौसला हिम्मत मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं। इसलिए चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना बेल आइकन दबाए मत जाइएगा। चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। न्यायालय के धन संबंधी क्षेत्राधिकार की चर्चा कहाँ की गई है? तो पहले भी देख चुके हैं, ये धारा 6 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें विधिक प्रतिनिधि को समझाया गया है? तो विधिक प्रतिनिधि धारा 211 में समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक पक्षकार जो व्यवहार प्रकृति का विवाद रखता है उसे यह अधिकार है कि वह वाद प्रस्तुत कर सकता है यदि वाद का संज्ञान ऑप्शन ए अभिव्यक्त रूप से वर्जित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही सही ऑप्शन केवल इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि 3 गलत ऑप्शन अपने दिमाग में डालने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट एक सही ऑप्शन पढ़ें
और समझें और अपने दिमाग में बिठाएं। बाकी वो क्वेश्चन जिसमें कि बाकी के 3 ऑप्शन भी इम्पॉर्टेंट हैं, जानना ज़रूरी हैं, तो वो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकार का नहीं है? तो ऑप्शन सी, जाति के इस नियम का पालन करने के लिए वाद कि जब किसी लड़की की शादी हो तो वह जाति को कोई राशि दे, ये जो है ये सिविल प्रकार का वाद नहीं है। जबकि किसी निर्वाचक को अवैध घोषित करने का वाद भी सिविल प्रकृति का वाद है। पूजा के अधिकार से संबंधित वाद भी सिविल प्रकृति का वाद है। और इसके साथ ही ऑप्शन डी, विशिष्ट अनुतोष के अधिकार से संबंधित वाद भी सिविल प्रकृति का वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवानी प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, धारा 6 क्षेत्राधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःकालीन लाभ के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियां जो हैं वो अंतःकालिक लाभ से संबंधित नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा ये बाकी की, इसका मतलब है तीनों हमें पढ़ने पड़ेंगे कि बाकी तीनों जो है वो अंतकालिक लाभ है। लाभ जो संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति की वस्तुतः प्राप्त होता है, ये भी अंतकालिक लाभ है। लाभ जो संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता है, ठीक है, ये भी अंतकालिक लाभ है। और सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए लाभों पर ब्याज भी अंतकालिक लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिक्री धारक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। डिक्री धारक प्रत्यय की यह परिभाषा कहाँ वर्णित है? तो ये सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(3) में वर्णित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन शब्द डिक्री के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन सी बात आती है? तो ऑप्शन बी, वाद पत्र अस्वीकृत करने वाला कोई आदेश जो है वो धारा 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(5) के अनुसार विदेशी न्यायालय से अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है? तो एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित हो और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित नहीं हुआ है, ऐसा न्यायालय जो है वो विदेशी न्यायालय की परिभाषा में आएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई न्यायालय भारत सरकार की अधिकारिता के अंतर्गत स्थापित किया गया है, चाहे वो भारत की सीमाओं के बाहर भी हो, तो वह विदेशी न्यायालय नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्त डिक्री का एक भाग नहीं है, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के तहत परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन सी, गलती के लिए बर्खास्तगी का कोई भी आदेश इसके लिए एक सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिविल प्रक्रिया के उपबंध ऑप्शन डी, रिट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होते, ठीक है, ये भी सही है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिक्री के अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है, तो ये बात सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन बी 158 धाराएं और 51 आदेश हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में 51 आदेश और 158 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिक्री को परिभाषित किया गया है, तो धारा 2(2) में किया गया है डिक्री को परिभाषित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 कब प्रवर्तित हुआ? तो ये 1 जुलाई 2002 को प्रवर्तित हुआ था। फ्रेंड्स, फिर से रिक्वेस्ट है, आपको फिर से याद दिलाती हूँ, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देख चुके होते हैं उसके बाद आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट में लिखें और किन टॉपिक्स पर वीडियो लाऊं, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए, डीम्ड डिक्री से अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है? न्यायालय का अंतिम आदेश। डीम्ड डिक्री से अभिप्रेत है न्यायालय का अंतिम आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता
संशोधन अधिनियम 1999 और 2002 के सुझाव पर बनाई गई। किस कमेटी के सुझाव पर? तो ये मालिमत कमेटी के सुझाव पर बनाई गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 की वैधता को जायज़ ठहराया गया? तो किस वाद में? तो ऑप्शन सी, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिग्री हो सकती है, क्या हो सकती है? एक डिग्री प्रारंभिक या अंतिम कोई भी हो सकती है। चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा है तभी आपने पूरा देखा है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।